नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत का बाहुबली रॉकेट LVM-3 आज सुबह 8:55 पर AST स्पेस मोबाइल के नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड 6 के साथ उड़ान भरेगा। यह भारत के स्पेस इतिहास में अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च होगा। ब्लू बर्ड 6 का वजन करीब 6100 किलोग्राम है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने कहा है कि यह भारत के लॉन्च व्हीकल द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। स्टारलिंक या वनवेब के उलट ब्लू बर्ड 6 की खासियत है कि यह सीधे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है। किसी विशेष टर्मिनल या ग्राउंड स्टेशन की ज़रूरत नहीं, यानी असली डायरेक्ट टू मोबाइल सेवा। यह लॉन्च इसरो के लिए मल्टी बिलियन डॉलर स्पेस मार्केट में मजबूत एंट्री का संकेत है। भारत अब स्पेस एक्स, एरियन स्पेस और रोकोस जैसे दिग्गजों की लिस्ट में मजबूती से खड़ा है। दिल्ली में 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता, उनकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भायना ने इंडिया गेट के पास प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ था। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीड़िता, उनकी मां और योगिता भायना को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को उसकी अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने उसे 15 लाख रुपए के निजी मुश्किले पर सशर्त जमानत दी है। वहीं उन्नाव रेप केस को लेकर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि यह एक नया नियम बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर हों या घर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपराध किया है और आपको सजा मिली है। कोर्ट को पीड़ित और उसके साथ जो हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इस पर निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है। जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 5 मिनट 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का आप उनको हक है या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है, किया हुआ है, तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी-छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा? उस परिवार का क्या हाल होगा? तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र की सरकार है, हाँ, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए। जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं, इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा। मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीव मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारी केसें अपील हो। लोअर कोर्ट होना नहीं चाहिए। ये एक कई बार आया है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके छोड़ दिया। तो भाई आप डायरेक्ट सुनवाई करिए, आप क्यों लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट बैठा के विक्टिम का, सबका समय खराब करते हैं? जब करना है आप ही को है तो आप ही करिए। लेकिन
दोनों पक्ष को देखिए कि एक विक्टिम परिवार है, एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है। जो परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, ना वो कहीं काम कर जाता सकता, ना कमा सकता, ना अपने परिवार को पाल सकता। ऊपर से आप उनको बेल देने की कोशिश कर रहे हैं, बेल दे रहे हैं, तो ये जो भी आप बता रही हैं कि 500 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परिवार के, समाज के, बच्चियों के हक में नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से ये तो कोर्ट का मजाक, कोर्ट खुद अपना मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे हो सकता है कि किसी को तो आपको सर्जरी करवाना है, ये तो कोर्ट के थ्रू जाके बहुत सारे इलाज होते हैं कोर्ट का थ्रू जाके। कांग्रेसी सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी में कहा है कि बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए कर रही है। राजधानी बर्लिन में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक भी केस नहीं दर्ज किया, जबकि उनका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को देखिए, आपको पता चलेगा कि उनमें ज्यादातर मामले राजनीतिक है। राहुल ने कहा कि अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको डराया जाएगा। ईडी और सीबीआई आपके पास आ जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली देने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोग कितना महत्व देते हैं ये पूरा देश जानता है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी की सोच है वही रहे। कांग्रेस की देश में राजनीति और विदेश में रणनीति बन रही है। इन्होंने पूरा का पूरा, जब राहुल जी बोलते हैं ना, तो राहुल जी की बात को अगर आप गंभीरता के साथ और गहराई के साथ सोचें तो आपकी समझ में आएगा। आपने पूरी उत्पादन क्षमता जो थी हमारी उसको गिरा दिया है। हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गए हैं। हमारा देश सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गया है। हमारा लोग दोहन कर रहे हैं। हम अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार कैसे दे पाएंगे? और लगातार उत्पादन गिर रहा है। जब आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता कहाँ है? हर चीज के ऊपर तो हम डिपेंड हैं चाइना के ऊपर। हर चीज तो बाहर से आती है। रेयर अर्थ मेटेरियल हमारे पास नहीं है। चिप बनाने के लिए आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो। दवाइयां बनाने के लिए एपीआई आपके पास नहीं है, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हो। तो आप अपने पास क्या है? हमारी उत्पादन क्षमता लगातार गिर रही है। और उत्पादन अगर हमारा लगातार गिरेगा तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा नहीं। आप तो सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड बनकर रह गए हो कि लोग आए और हमारा दोहन करें। हमारा दोहन हो रहा है। ये राहुल गांधी देशभक्ति के बदले देशद्रोह का काम करते हैं। कोई भी एलओपी देश के बाहर जाकर के देश को गाली नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते राहुल गांधी अब देश के बाहर जाकर के देश को गाली देने लगे हैं। ये बात सही है कि हमारा दिसंबर का माह शौर्य का माह, शौर्य दिवस के रूप में हम मनाने का काम करते रहे। और ममता बनर्जी जानबूझ करके हुमायूं कबीर को उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत दी है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। वो हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। देश को बदनाम करो और विदेशी आकाओं की तालियां और शुभकामनाएं बटोरो। कभी पाकिस्तान की ट्यून पर नागिन डांस करते हैं, अब चीन का महामंडन करके डिस्को डांस किया जा रहा है। राहुल गांधी जी अपनी 2004 से 14 की सरकार का समय याद करिए।
नीति पांगुता, लाइसेंस राज का मकड़ जाल, लकवाग्रस्त वित्तीय नीतियां, जिसने देश को मैन्युफैक्चरिंग से कई कोसों दूर कर दिया था। लेकिन बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेक इन इंडिया, वित्तीय अनुशासन, पीएलआई, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से उस यूपीए की गिरावट को पलटकर भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। देखिए, इनकी आदत में कई बार ये भारत के खिलाफ बोल चुके, जबकि हम सबका ये दायित्व है कि हम हमारे देश को प्रथम मान के देश का कहीं भी अपमान हो तो हम उसको सहन नहीं करते। और इन्होंने कई बार भारत के बारे में कई चीज़ें बाहर जाके बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है हमारे। और जो संविधान को लेके घूमते हैं, संविधान को की बात करते हैं और फिर भारत का अपमान करते हैं, तो मैं मानता हूं कि इनकी आदत में है। और मेरी यही सलाह होगी कि हम इस भारत में रहने वाले भारत के नागरिक हैं, वो इस भारत का अपमान नहीं सहन करेगा और हम सब मिलके भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एक विकसित भारत की कल्पना ही नहीं, उनका विजन है जो कि वो साकार होने जा रहा है, इसमें हम सबका मिलकर हम सब सहयोग करें। और इस तरह के अगर राहुल गांधी जी जिस पार्टी के इतने बड़े नेता है, जो पारिवारिक नेता रहा, वो आदमी ही अगर यहाँ भारत में रह के भारत से बाहर जाकर अगर भारत के बारे में इस तरह की बातें बोले तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पलायन बना दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का रोज का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। इसीलिए राहुल गांधी हर बार कभी कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारी संस्थाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, राहुल गांधी कहते हैं सेना की पिटाई हो गई। तो संस्थाओं का अपमान, सेना का अपमान, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान, देश की ताकत का अपमान और चाइना का गुणगान, यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी करके गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने कथित तौर पर उत्तराखंड सदन में अनैतिक कार्य होने का दावा किया और अंकिता भंडारी मर्डर केस में गट्टू नाम का जिक्र किया है। महिला के मुताबिक गट्टू के कहने पर ही अंकिता की हत्या हुई थी। इस मामले में अब कांग्रेस भी हमलावर है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार को एसआईटी गठित कर बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी से पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में बीजेपी विधायक की पत्नी ने अंकिता हत्याकांड का पूरा सच सामने ला दिया है। भाजपा ने एक ही अपराध नहीं कर रखा, ये कितने बड़े अपराधी हैं। इन्होंने हमारी बेटियों के साथ कितना बड़ा अपराध किया है। अंकिता हत्याकांड या अंकिता हत्याकांड नहीं है, वो हमारे स्वाभिमान की हत्या हुई थी। उस दिन उस रिजॉर्ट में हमारे स्वाभिमान की, उत्तराखंड के स्वाभिमान की हत्या हुई थी। और आज चीजें सत्य निकल करके सामने आ गया है और वो सत्य चीख चीख करके कह रहा है और भाजपा के पदाधिकारियों के मुंह से कह रहा है कि वो गट्टू है ना, गट्टू, हाँ, और कह रहा है कि वो गट्टू को पेश करने के लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था, उनकी सेवा करने के लिए। जो हम कह रहे थे कि वीआईपी कौन है, अब पता चला वो तो गट्टू है। तो वो गट्टू अब सामने आ गया है। तो ये भाजपा जो है इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का प्रपंच कर रही है। और मैंने तय किया है हम एफआईआर करेंगे
इनका इंतजार करेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये बात आई है और जिस तरीके से बीजेपी के जो पूर्व विधायक उनकी पत्नी ने ये बात बोली है कि वो गट्टू कौन था और उस वक्त उसमें अंकिता भंडारी को किस प्रकार का दबाव इनके द्वारा था, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो मंशा थी और जो सीबीआई जांच की मांग को इन्होंने नहीं माना, क्योंकि इनके बड़े नेता इसमें लिप्त है और इसकी दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप कांग्रेस ने लगा रही है, आरोप अंकिता भंडारी लगा रहे हैं, ये आरोप प्रदेश के लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप भाजपा के पूर्व जो विधायक है उनकी पत्नी लगा रही है कि अंकिता हत्याकांड में जो गट्टू थे, दुष्यंत कुमार जो उनके प्रभारी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। आज लोग डरे हुए हैं इस तरीके की घटनाओं में, अगर इतने बड़े नेता सम्मिलित होते हैं तो अब सरकार को आगे आना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग को भी मानना चाहिए और दोबारा से जो आरती गौड़ बोल रही कि बुलडोजर रातों रात क्यों चला, रेणु बिजली ने क्यों चलवाया, जो उर्मिला जी बोल रही, उन सारी बातों की दोबारा से जांच होनी चाहिए। जो अपराधी है अब उनके बयान लिए जाने चाहिए और सीबीआई जांच की मांग को अब जरूर सरकार को मानना चाहिए। जो सरकार झूठ में लिप्त थी, जो अपने लोगों को बचा रही थी, अपने नेताओं को बचा रही थी, आज जब सब सच सच सामने आ गया और आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है तो आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ये वायरल जो ऑडियोज होते हैं, इस तरीके के कई ऑडियोज वायरल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आवाज़ सेम टू सेम उन्हीं की है, क्योंकि देखिए आजकल एआई का ज़माना है और इस एआई के ज़माने में किस चीज़ का कौन दुरुपयोग कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, ये अभी हम जांच में खुलासा हो जाएगा और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये ऑडियो पूरी तरीके से फर्जी है और इसकी जांच करी जाएगी कि किसने इस तरीके की बातों को करके और इस तरीके के मुद्दे को बनाकर उनकी आवाज़ में इस तरीके से छेड़छाड़ करी गई है। जांच का विषय और निश्चित रूप से इस पर जांच बैठेगी। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी फसल के भुगतान के लिए किसानों को इस ठिठुरती सर्दी में बिना कपड़ों के जिला मुख्यालय पर धरना देना पड़ रहा है। जनपद के किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। आलू कंपनी के द्वारा किसानों का करोड़ों रुपया लेकर भागने के मामले में जनपद के किसान डीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर किसान सर्दी में निवस्त्र होकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कर्नाटक बेंगलुरु की आलू कंपनी उत्कल ट्यूबर्स किसानों का 4 करोड़ रुपया आलू खरीदकर उसका भुगतान नहीं कर रही। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने किसानों का कुछ पैसा का भुगतान किया, लेकिन अब भी किसानों का करोड़ों रुपया कंपनी पर बकाया है और अधिकारियों के लगातार आश्वासन के बाद भी अपनी कंपनी किसानों को भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा मामला ये है जी, आलू की कंपनी उत्कल ट्यूबर्स आई थी, आलू भिजवाए किसानों से, आलू लेकर चली गई और पैसे नहीं दिए। हमें 9 महीने हो गए चक्कर काटते 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 काटते, अधिकारियों के भी और उनके भी, अभी तक हमारे पैसे नहीं मिले। बुलंदशहर जनपद के खुर्जा नगर थाना पुलिस ने एक अंत जनपदीय मोबाइल चोर गैंग का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी बॉबी, सुशील, मनोज और अफजाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी और लूट के कुल 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि बॉबी, सुशील और मनोज मोबाइल लूट कर चौथे आरोपी अफजाल को बेचते थे। अफजाल की मोबाइल की दुकान है, जहां वह मोबाइल के पार्ट्स निकालकर उन्हें बेचा करता था। मुखबिर खास की सूचना पर खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है। थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा एक अंतर जनपदीय मोबाइल स्नैचर्स के गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम बॉबी, सुशील, मनोज, ये तीनों ही खुर्जा नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तथा अफजाल ये भी खुर्जा नगर का रहने वाला है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बॉबी, सुशील और मनोज मोबाइल छिनैती करते थे तथा अफजाल को ये मोबाइल सप्लाई करते थे। अफजाल इन मोबाइल को डिसमेंटल कर इनके पार्ट्स को दूसरे मोबाइल में डालता था तथा इनको बेचता भी था। अफजाल की मोबाइल की ही दुकान है, खुर्जा कस्बे में ही इसकी मोबाइल की दुकान है। इन के पास से 18 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। इन बॉबी और सुशील के ऊपर पूर्व से भी लगभग 6-7 मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों को हिरासत में लेकर न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है।
खबर रायपुर से है, जहां सिटी कोतवाली के मोहल्ला सिद्दीकपुरा में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मोहल्ला सिद्दीकपुरा में एक खाली प्लॉट में एक नवजात भ्रूण का शव पड़ा देखा। इसके बाद लोगों की भीड़ उस भ्रूण के शव को देखने के लिए एकत्र होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति ने इस नवजात भ्रूण के शव को यहां फेंका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोपहर के टाइम में एक किराएदार रहता है हमारे नीचे, तो उन्होंने वो दोपहर के टाइम में नीचे को आ रहे थे, तो वो डर के मारे एकदम से जल्दी से भाग गया है मेरे नीचे वाले कमरे में। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, यहाँ को आओ। डर के मारे मेरे को बताई भी नहीं पूरी बात, ऐसा घबराए हुए बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कही यहाँ को बताओ। मैं जब देखा मैं तो घबरा गया, उल्टी आ गई मेरे को देख के। फिर मैं बाहर को आया, 3-4 लेडीज थी बाहर, मैंने उनको दिखाया क्या नाम देखो क्या पड़ा है, तो वो बच्चा मिला था। बच्चा कैसी हालत में? मरा हुआ था जी। मेरठ में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर जहां शहर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों को इसके लिए ब्रीफ किया जा चुका है और चर्च से लेकर प्रमुख सड़कों तक सुरक्षा का मजबूत जाल बिछाया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद में मौजूद सभी प्रार्थना स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों से संवाद कर लिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून उल्लंघन की स्थिति न बने। क्रिसमस और आगामी नव वर्ष को देखते हुए पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि जो कार्यक्रम है वो परमिशन के बाद ही किए जाएं और मदिरापान केवल लाइसेंस उपलब्ध होने के बाद ही हो। इनके यहाँ पर सीसीटीवी व पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो और अगर कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा तो तत्काल पुलिस को सूचना होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई होगी। साथ ही साथ में सड़क पर कोई शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, इसके लिए अभी से निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ। क्रिसमस पर्व को लेकर बाजारों में रौनक साफ दिखाई देने लगी है। लोग पूरे उत्साह के साथ पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खासतौर पर बच्चों में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बाजारों में खरीदारी का दौर भी तेज हो गया है। क्रिसमस की खुशियों की झलक अब बाजारों में भी साफ नजर आने लगी है। गिफ्ट की दुकानें आकर्षक अंदाज में सज चुकी हैं और उपहारों की खरीदारी शुरू हो गई है। दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सांता क्लॉज की ड्रेस, टोपी, हेयर बैंड, टेडी बियर, क्रिसमस ट्री, यीशु के चित्र लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। नया ये है कि मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से सजी हुई है। बाकी क्रिसमस तो जैसे आपको पता ही है कि हम लोग केक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो वही केक बनवाने आए हुए हैं। साथ में ये दुकान देखी, यहाँ पे बहुत सारा अच्छा सामान है, तो वही लेने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए सब चीज़ तैयारी हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।